नवरात्रि चल रही है, हर कोई माता रानी के दर्शन के लिए जा रहा है। मैं भी आज अपने कुल देवी के दर्शन के लिए अपने गांव आया हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं आपको बताता हूं कि 8 से 9 वो कौन कौन सी खबर है जो आपके लिए देखना, जानना, समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें बताने की कोशिश करता हूं जो आप जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं और जा रहे हैं लाओस और म्यांमार में छिड़े गृह युद्ध को रोकने के लिए भारत अहम भूमिका निभा सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को बहुत उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा है। विश्व पटल पर पीएम मोदी का बढ़ता कद और गृह युद्ध की जद में म्यांमार, ये दोनों वजहें हैं जो लाओस के प्रधानमंत्री को भरोसा दे रही हैं कि अगर पीएम मोदी आए तो कुछ नतीजा निकल सकता है। तभी लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्सके सिम्फडोन ने पीएम मोदी को खास न्योता भेजा है। सिम्फडोन के विदेश आमंत्रण पर ही पीएम मोदी लाओस की 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर कल रवाना होंगे। लाओस की राजधानी पहुंचने पर वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु पीएम मोदी का शानदार स्वागत करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे और लाओ रामायण की विशेष स्क्रीनिंग में भाग लेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पड़ोसी देश म्यांमार की वजह से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि म्यांमार पिछले 3 सालों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद देश भर में विद्रोह और गृह युद्ध छिड़ गया है, जिसके बाद लगभग 5.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अराजकता फैल गई। म्यांमार के बिगड़े हालात ने आसियान देशों की चिंता बढ़ा दी है। लाओस में हो रहे आसियान सम्मेलन का फोकस खास तौर पर म्यांमार में छिड़े गृह युद्ध को खत्म कराने पर है। इसीलिए आसियान देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। पीएम मोदी आसियान देशों के साथ म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध पर भी मंथन करेंगे। लाओस के पीएम को उम्मीद है कि इस पहल से पड़ोसी देश के लिए शांति का अमृत निकले और वहां फिर से लोकतंत्र और अमन कायम हो। आपको बता दें कि आसियान 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है जो आपस में आर्थिक विकास, समृद्धि और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए काम करते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। आसियान के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। इस बार आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता लाओस कर रहा है। लाओस को पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता पर यकीन है कि अगर पीएम मोदी ने पहल की तो म्यांमार में फिर से शांति स्थापित हो सकती है। बहुत उम्मीद है दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर में बात करेंगे हरियाणा की। कल ही नतीजे आए हैं। पूरा देश कह रहा था, सोशल मीडिया में हर कोई चीख चीख कर कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन इससे उलट हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली और अब इंडिया अलायंस में ही टूट पड़ गई है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस को हरियाणा जीत को लेकर बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास था, जिसकी वजह से इस तरह से नतीजे आए। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। क्या कह रहे हैं सहयोगी दल और किस तरह से राजनीति गर्मा गई है, ये जानने और समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखना चाहिए। मोदी जी विकास करो। सबने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। मोदी जी विकास करो।
हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। हरियाणा की जीत हमारी है। भारत माता की। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुई। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं। मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी को ऐतिहासिक विजय मिली है। एक तरफ बीजेपी के नेता देश भर में जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को मिली हार के बाद उसके सहयोगी दल कांग्रेस को नसीहत देने में लगे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने भी कह दिया है कि कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अपने दम पर जीत लेंगे। उधर आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस को मिली हार पर कांग्रेस के नेता भी ओवर कॉन्फिडेंस एक बड़ी वजह बता रहे हैं। I think we have overconfidence on the election procedures and election we are going to come back. That is the major disadvantage I think we are facing. मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। हमको कुछ समझते ही नहीं थे, तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। देखिए, वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज थे उनको ये एनालाइज करना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाजपा का खिलाफ जनता का मूड था। तो वहाँ पे जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था भाजपा को हराना, तो ये उसको एनालिसिस करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस की हार के बाद यूपी में अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को अपने तेवर दिखा दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने 10 में से 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 2 सीट पर कांग्रेस अपने लिए टिकट चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी कर कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। उधर कांग्रेस पार्टी अपनी हार के लिए अभी भी ईवीएम को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। अब तो रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हो चुकी है। शिकायतें मिली हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी। सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं। पोस्टल बैलेट है, उसमें कांग्रेस आगे, और जहां ईवीएम है वहां भाजपा आगे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे। लोगों ने खुद बोला है कि कुछ मशीनों में, ईवीएम मशीनों में 99% तक बैटरी अभी मौजूद थी और उसमें ज़रूर कुछ नुकसान हुआ कांग्रेस का, और जिसमें 65% बैटरी लाइफ थी, मैंने देखा वहाँ कांग्रेस जीती है। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो, वहाँ ईवीएम खराब है,
जहां तुम्हारे हक में हो वहां ईवीएम ठीक है, तुम्हारा तो करेक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करेक्टर को। इधर कांग्रेस को मिली हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। हार के लिए कांग्रेस की बांटने वाली राजनीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती। मोदी जी को जय श्री राम। और इधर मध्य प्रदेश में जिन 2 सीटों में उपचुनाव होना है, इसकी तैयारी भी डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिया। और उधर महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है और महाराष्ट्र में आवाज उठ रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद होने जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका कड़ा विरोध किया है और बयान दिया है। क्या बयान दिया है और इस पूरे मामले पे महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या राजनीति हो रही है, यह समझने के लिए आपको ये हमारी रिपोर्ट देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में खाली पड़ी विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक तरफ बुधनी और दूसरी तरफ श्योरपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इन 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव खुद फ्रंट पर आ गए हैं और उपचुनाव की कमान संभाल ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिनों में लगातार 2 दौरे किए। सीएम पहले 8 अक्टूबर को बुधनी पहुंचे और फिर आज श्योरपुर का दौरा किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुधनी के भैरुंदा में रोड शो किया। इस रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिला। उसके बाद सीएम धुरंधर ग्राम विकास सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुधनी को कई सौगातें दी। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सहायता समूह को 150 करोड़ रुपए के लोन की राशि दी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए से अधिक का तेंदुपत्ता संग्रह के लिए बोनस दिया। साथ ही 5 हितग्राहियों को भी सरकार ने अनुदान के तौर पर करोड़ों रुपए दिए। इसके अलावा भी कई विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। गरीब के, किसान के भले के एक के बाद एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप पूरे गांव-गांव में जिनके प्रधानमंत्री आवास से छूट गए नाम, आप सर्वे कराना। आज ही नया सर्वे चालू हो रहा है। दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना देना नहीं गरीब से। किसी का मकान बने नहीं बने कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं। इसीलिए भैया जमीन पे कम रहते हैं, हवा में ज्यादा चलते हैं। बुधनी के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज श्योरपुर जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने विजयपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव विजयपुर में दूसरी बार पहुंचे हैं। विधानसभा में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 18 करोड़ 94 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 38 करोड़ 48 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वन समिति के सदस्यों के बच्चों को स्कूल बैग भी दिया। जन मन योजना में श्योरपुर विकासखंड के 6 गाँवों में 3 करोड़ 60 लाख की लागत के मल्टीपर्पज सेंटर बनाए जाएंगे। विजयपुर और करहाल विकासखंड क्षेत्र के 18 गाँव में 10 करोड़ 80 लाख की लागत से मल्टीपर्पज सेंटर बनाए जाएंगे और विजयपुर में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड के सिविल अस्पताल में बदला जाएगा। इसके लिए सीएम ने 24 करोड़ 8 लाख रुपए के कार्य का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ को मजबूत कर दिया है। हमारे लिए सबसे पहले क्षेत्र की जनता का सुधार के साथ विकास का सपना और सपने के अंदर जो जो कल्पना की है वो सारी की सारी चीजें देने की घोषणा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आया जब तो बहुत सारी बातें मुझे कही गई। उसमें कहा गया कि हमारे भील बिलाला जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं,
ये प्रमाण पत्र में तकलीफ आ रही है, तकलीफ भी दूर की जाएगी। कलेक्टर साहब ध्यान रखना, हमारे बच्चों को परेशानी नहीं आना चाहिए, सबके सर्टिफिकेट आपको देना ही है। उधर उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता वाणी आलूवालिया का कहना है कि भाजपा विकास करने वाली पार्टी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री और अन्य पदाधिकारी जनता के बीच जाकर योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। नमस्कार। देखिए, उपचुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो होने जा रही है। अब इस पर जो भी टिप्पणियां हो रही हैं वो इसको एक गलत मुद्दा बनाने के तरफ इशारा हो रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जिला, हर वर्ग, हर जाति, हर बिरादरी के प्रति उतना ही संवेदनशील है। जो मेन विषय है उसको छोड़ के मुख्यमंत्री जी लगे हुए चुनाव प्रचार में। यहाँ प्रदेश में आप देखिए 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है राजधानी में, वो भी कब? जब नवरात्रि चल रही है। ऐसा पावन त्यौहार चल रहा है जब बड़े बड़े नशेलची जो है नशे छोड़ जाते हैं। वहाँ पर ड्रग्स का सेवन प्रदेश की राजधानी में खुल के चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को चिंता है चुनाव की, क्योंकि चुनाव में ऊंच नीच हो गए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। इन सब के बीच महाराष्ट्र के चुनाव में मध्य प्रदेश के मुद्दे गरमाए हुए हैं और जमकर बयानबाजियां मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र में इस योजना की घोषणा के बाद से ही घमासान छिड़ा हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने लाडली बहना योजना को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि लाडली बहनों के खाते में रुपया आना बंद हो गए हैं और जल्द ही लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। संजय राउत के बिना सर पैर के इस बयान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने करारा जवाब दिया है। बाजू में मध्य प्रदेश है, आप जाकर देखिए योजना शुरू है या नहीं। वहाँ के जो वित्त सचिव है उनका आदेश देखिए आप क्या है। ये बहुत ही इनवैलिड एक योजना है। अभी महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि लाडली बहना के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं और हमने योजना बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जरा संजय राउत मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। और जब से योजना हमने लाडली बहना चालू की है, लगातार हर महीने हर निश्चित समय पर सारी की सारी बहनों का स्पर्श तो और आनंद की बात रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पलटवार के बाद शिवसेना नेता संजय राउत इतना तो समझ ही गए होंगे कि बिना सोचे समझे गलत बयान नहीं देना चाहिए। बिना जानकारी कुछ भी बोलने पर ऐसा ही करारा जवाब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संजय राउत के बयान का पलटवार खुद किसने किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। चलिए, तो ये रही राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन इधर पूरे देश में आस्था की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और पूरे देश से भक्ति में लीन भक्तों की ऐसी तस्वीर आ रही है कि आपको देखना चाहिए। इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, यही है माँ दुर्गा की आराधना, यही है। देखनी है तो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ चले आइए। लोगों का देवी दुर्गा पर कितना विश्वास है, इसका जीता जागता परिचय दंतेश्वरी मंदिर या फिर बमलेश्वरी मंदिर में बखूबी देखने के लिए मिल जाएगा। दंतेश्वरी मंदिर में गजब का भक्ति भाव देखने मिलेगा, भावुक करने वाली तस्वीर मिलेंगी और उससे भी ज्यादा भाईचारा और मानवता का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलेगा। ये दंतेवाड़ा की तस्वीर है। रास्ते पर चलते इन भक्तों को देखिए, कोई लेटकर माता के दरबार तक का रास्ता तय कर रहा है तो कोई घुटने के बल चल रहा है। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, घुटने पर घाव हो गया है, फिर भी आस्था ऐसी कि बस चले जा रहे हैं। चलते चलते थक रहे हैं तो दोस्त को मरहम लगा रहा है, परिवार वाले पैरों की मालिश कर रहे हैं। इस सब के बावजूद लोग माता के दरबार चले जा रहे हैं। लोग पैदल तो गिदम तक आए, जगदलपुर से गिदम से फिर घुटना। ये जो ऐसे जा रहे हो रोड पे लेट कर क्यों जा रहे हो? ठीक है, अपना मन्नत है भी। सब माता रानी का कृपा है। तकलीफ नहीं हो रही है तो क्या करोगे, मन्नत है ना, उसका भी पूरा करना पड़ेगा। मन्नत पूरा। किसी की आंखों में उम्मीद है तो किसी के चेहरे पर कुछ मिल जाने का सुकून है। उम्मीद कष्ट दूर होने की है, उम्मीद कुछ मिल जाने की है और सुकून इस बात का है कि दंतेश्वरी माता से जो मांगो वो मिल जाता है।
छत्तीसगढ़ तो छोड़िए, परिवार की सुख शांति को लेकर लोग उड़ीसा से भी लंबी दूरी तय करके पैदल चलते हुए माता के दरबार पहुंचते हैं। उड़ीसा सुरली से। उड़ीसा से आ रही है, सुरली से? हाँ, माता रानी के दर्शन करने मन से आ रहा है। ना वो गाड़ी से जाने का अलग है और पैदल जाने का मेहनत अलग है। न तो बोलने से क्या है कि हमारा परिवार सुख शांति से रहे। ऐसी आस्था का कोई तोड़ नहीं है। अब ये तस्वीर भी देखिए, ये कोई मंदिर ट्रस्ट वाले नहीं हैं। अपनी इच्छा से श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। बच्चियां प्यासे को पानी पिला रही हैं। आसपास के लोग निशुल्क भंडारा करवा रहे हैं। दंतेवाड़ा के बाद आपको शक्ति की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर ठकुराइन मंदिर की है। राम कीर्तन कश्यप नाम के ये भक्त माता की भक्ति में इतने लीन हैं कि इन्होंने अपने शरीर पर जवा उगाए हुए हैं। जवा के बीचों बीच कलश की भी स्थापना की गई है। सुबह शाम बस कुछ बूंदे दूबी का जूस पीकर माता की भक्ति में लीन है। जवा गिराई सो के घर में चैत नवरात्मा तो मैं अपन जीव में बाना धारण कर रहे हैं। ओकर बाद माता के मोर प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बढ़े के बाद में जब भी रात में सोआ तो ऐसा लगे कि मोर शरीर में जवारा बुआ है, जोत जलत है करके। फिर मैं अपन बड़े पापा चाचा मन ला बोले और मोरे देवी ठोकरेन दई वहाँ बोले कि मैं हाँ अपन शरीर में जवारा लेना चाहता। शक्ति के बाद अब आपको बमलेश्वरी मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए। हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आ रहे हैं। दुर्गा पूजा पर तो लोगों का मिजाज अलग ही रहता है। पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के नारों से गूंजता रहता है। बच्चे, महिलाएं, जवान सभी श्रद्धा भाव से घंटों घंटों कतार में खड़े रहकर माता के दर्शन का इंतजार करते हैं। नवरात्रि के दिनों में बमलेश्वरी मंदिर में ऐसी भीड़ आम है। भक्तों के जनसागर को देखते हुए मेडिकल से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किया गया है। नवरात्रि पर पंडालों की भव्यता क्या होती है, इस तस्वीर को देखकर समझ जाइए। नरसिंहपुर के पंडाल की ये तस्वीर पंडाल की भव्यता को प्रदर्शित कर रही है। 51 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया ये पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें, ये पंडाल 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के नोटों से सजाया गया है। नरसिंहपुर के इस पंडाल का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देश भर में दुर्गा पूजा की इतनी सुंदर तस्वीर भक्तों की आस्था को बयान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये मां की भक्ति में लीन उनके भक्तों की तस्वीर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहां से है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी देने वाली खबर है। आपको पता है 4 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े एनकाउंटर में कितने नक्सली मारे गए? 31 नक्सलियों को मारा गया। हमारे वीर जवानों ने नक्सलियों के शव को इतने किलोमीटर तक जंगल में, घने जंगल में पैदल चलकर शहर लेकर आए और ये कह रहे थे अधिकारी कि नक्सलियों की संख्या, मारे जाने की संख्या बढ़ सकती है। आपको पता है संख्या बढ़ गई है और नक्सलियों के मारे जाने की संख्या 31 से 34 तक पहुंच गई है। 34 तक पहुंच गई है। और मैं जब भी सीधे मुद्दे की बात में बात करता हूं, हमेशा यह कहता हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अगर कहा है कि देश से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे और कहा है कि हम 2026 में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, तो मैं बार बार ये कहता हूं कि ये बहुत ऐतिहासिक बयान है। नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी का ये पूरा ब्यौरा देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गावड़ी की पहाड़ी, अबूझ मार का जंगल, बस्तर में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप टोटल 188 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी इस अवधि में रिपोर्ट की गए थे। ये आप सबसे पहले मैं वो जगह दिखा रहा हूँ जो नक्सलियों के माध्यम से, जो नक्सली जो अपने पास रखे हुए सामान थे, जिसे जवानों ने नक्सलियों के माध्यम से पकड़ा, जब्त किया और उसे जलाकर राख कर दिया,
उनके निशान मिटा दिए। वो ये सामान है, देखिए, जैसे सोचिए कोई आवाज नहीं आ रही है। ये बुलेट के खोखे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये डायरी नहीं है, ये बहुत कुछ बयां कर देने वाली चीज है। नक्सलवाद का उदय कैसे हुआ ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देश के सबसे बड़े नक्सली एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ गई है। एनकाउंटर में घायल 3 नक्सलियों की मौत हुई है, जिसके बाद अब मरने वाले नक्सलियों की संख्या 34 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में 6 से 7 नक्सली और घायल हैं। एनकाउंटर वाले दिन ही अधिकारियों ने ये कह दिया था कि मारे गए नक्सलियों की संख्या 36 से 40 तक पहुंच सकती है। मुठभेड़ में हमने तभी भी कहा था कि इसमें प्रबल संभावना है और भी लोगों को घायल होने की और मारे जाने की, लेकिन उसका जो शव है वो नक्सली कहीं न कहीं इनका कर ले गए। 5 अक्टूबर तक जवानों को 31 नक्सलियों के शव मिले थे। मारे गए नक्सलियों में से अब तक 29 नक्सलियों की पहचान हो गई है। इन सभी 29 नक्सलियों पर कुल 2 करोड़ 15 लाख का इनाम था, जिसमें नीति उर्फ उर्मिला पर सबसे ज्यादा 25 लाख का इनाम था। इसी नीति ने 60 से ज्यादा जवानों की हत्या की थी। मारे गए नक्सलियों में 10 लाख के इनामी नंदू मंडावी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा मारे गए 17 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था। 10 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम था। इस तरह कुल 2 करोड़ 15 लाख के इनामी नक्सलियों की अब तक पहचान हो गई है। मारे गए नक्सलियों में नारायणपुर के मोहंदी की 8 लाख की इनामी श्यामबती उर्फ मीना भी शामिल थी। 1999 से श्यामबती नक्सली संगठन में शामिल होकर नक्सली मीना बन गई। मुठभेड़ में मारे जाने के बाद जब नक्सली मीना के शव को परिजनों को दिया गया तो परिजन गांव तक नहीं ले गए। हम जिस जगह में रहते हैं वहां ले जाते तो अचानक वहां जानते नहीं है ये कौन है क्या है, इस स्थिति को समझते हम लोग वहां अभी रह रहे हैं, वहां नहीं ले गए। जिस वक्त ये एनकाउंटर हुआ अबूझमाड़ के जंगल में 60 से 70 नक्सली मौजूद थे। नक्सली किसी बड़ी प्लानिंग की तैयारी में थे। तभी चारों तरफ से घेर कर 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और 10 से ज्यादा नक्सली घायल हो गए, जिसमें 3 नक्सलियों की मौत हो गई है। अगली खबर सुकून देने वाली है। विस्तार न्यूज ने एक खबर दिखाई थी, आपको याद होगा, सीधे मुद्दे की बात में ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक परिवार इतना गरीब है कि बेटे के पास पैसा नहीं है बस में जाने के लिए, तो पिता ने क्या किया था, बैटरी वाली साइकिल बना दी थी। और अब विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और जिले के कलेक्टर कहां पहुंचे हैं, उस पिता के पास पहुंचे हैं, शुभकामनाएं दी है, प्रमाण पत्र दिया है और हां कहा है कि आप इस तरह से लोगों को प्रशिक्षण दीजिए। कलेक्टर साहब, आपने काम तो बहुत अच्छा किया है, इसलिए ये रिपोर्ट भी हम बहुत अच्छे से दिखा देते हैं। संतोष के बैटरी वाले साइकिल को अब नई पहचान मिली है, सम्मान मिला है। 2 अक्टूबर को आपके अपने शो सीधे मुद्दे की बात में दिखाई गई खबर का असर हुआ है। इस खबर में बेटे के लिए एक पिता के प्यार की कहानी थी। मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का है। दूबचिरा गांव के रहने वाले संतोष के बेटे का स्कूल गांव से 20 किलोमीटर दूर है। स्कूल बस का किराया ज्यादा होने के चलते काफी दिक्कत होती थी, जिसके बाद पिता ने खूब मेहनत करके बैटरी वाली साइकिल तैयार की। 2 अक्टूबर को विस्तार से ये रिपोर्ट हमने दिखाई थी। बस का किराया ज्यादा था, पापा ने साइकिल बना दी। पिता बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, यह कोई मामूली साइकिल नहीं है। एक पिता ने अपने बेटे के लिए नई खोज की है। मैकेनिक पिता ने बेटे के लिए बैटरी वाली साइकिल बनाई है। संतोष ने कबाड़ पड़े साइकिल में बैटरी, एक्सीलेटर, लाइट, हॉर्न, इंडिकेटर के साथ बाइक के सारे सामान लगा दिए और बैटरी वाला साइकिल तैयार कर दिया। साइकिल में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक बाइक में होती हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इस वीडियो में पिता का प्यार छिपा है। बेटे को स्कूल जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक पिता ने कबाड़ से करिश्मा कर दिया। इस खबर को जब सीधे मुद्दे की बात में दिखाया गया तो खबर का बड़ा असर हुआ। संतोष ने मेहनत करके दिमाग लगाकर बैटरी वाली साइकिल बनाई, जिससे अब उनका बेटा स्कूल जा रहा है। और विस्तार न्यूज की खबर दिखाने के बाद जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ संतोष से मिलने उनके घर पहुंचे और संतोष के बैटरी वाली साइकिल की जमकर तारीफ की।
साथ ही कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने इस नई खोज के लिए संतोष को सम्मानित भी किया है। कलेक्टर साहब ने खुद संतोष के घर जाकर प्रमाण पत्र दिया है। इसके अलावा कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने संतोष को एक बड़ा ऑफर भी दिया। उन्होंने दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिए संतोष को ट्रेनिंग कैंप खोलने का ऑफर भी दिया है। विस्तार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माध्यम से एक ट्रेनिंग कराने का भी हम लोग प्लान करेंगे। साइकिल बढ़िया है, अपन खुद बना हो कि मैं ऑर्डर कर देता हूँ करके और बोल दे। ऑर्डर मिलने लगा है तो अच्छा लग रहा है। संतोष को अब साइकिल बनाने के लिए लोग ऑर्डर दे रहे हैं। अब तक 4 साइकिल बनाने का ऑर्डर संतोष को मिल चुका है। संतोष की मेहनत आखिर रंग लाई है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल सिस्टम पर सवाल खड़ा करता हूं। अगर सिस्टम कोई बेहतर काम करता है, आप आम जनजीवन को बेहतर करने का काम करते हैं, किसी के जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का काम करते हैं, तो हम दिल खोलकर उसकी तारीफ भी करते हैं। कलेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कॉलोनी डूब गई थी। असर क्या हुआ पता है आपको? नगर निगम रायपुर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को उस इलाके की जहां विस्तार न्यूज का सहयोगी जाकर पानी में डूबकर रिपोर्ट किया था, आम जनता की खबर दिखाई थी, वहां का 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को भेज दिया है। यही है हमारे लिए सुकून वाली खबर कि हम आपके मुद्दे उठाएं, उसका असर हो और आम जनता उसका लाभ उठाए। देखिए सुकून देने वाली ये दूसरी खबर। मानसून ने जब छत्तीसगढ़ में दस्तक दी थी तो काफी कोहराम मचा था। राजधानी रायपुर का हाल भी बेहाल था। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 10 सितंबर की है। रायपुर की गलियों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसी स्थिति थी कि घर में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा था। महिलाओं, बच्चों, हर किसी के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा रही थी। विस्तार न्यूज ने लोगों की समस्याओं को विस्तार से दिखाया था, लेकिन आज की तस्वीर कुछ और है। निराश चेहरे पर खुशी है। लोगों के मन में उम्मीद है कि अब बारिश के कारण तबाही की तस्वीरें देखने के लिए नहीं मिलेगी। रायपुर में जल जमाव की समस्या ना हो, बाकायदा इसको लेकर नगर निगम ने 200 करोड़ का प्रस्ताव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को भेजा है। रायपुर में ऐसी 98 जगहों को चिन्हांकित किया गया है जहां जलभराव होता है। इस मेन तो हमारे जो नाला है, अभी जितने भी मेजर नाले हैं सारे ओवरफ्लो चल रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी जो भारत सरकार से बड़ी प्रपोजल है एंड टू एंड ड्रेन वाला हम लोगों ने बनाया हुआ है, वो भारत सरकार में अभी कंसिडरेशन में है। लगभग वो प्रपोजल 3-4 मंथ्स लगेंगे सैंक्शन होने में। वो होने के बाद मुझे लगता है कि लगभग जितने मेजर नाले हैं रायपुर का हम लोग कवर उसको बना लेंगे और क्लियर हो जाएगा उस इशू वगैरह। सुना आपने कमिश्नर को। प्रशासन की इस पहल पर लोगों के मन में खुशी है। महिलाएं विस्तार न्यूज को उसकी समस्याएं दिखाने के लिए धन्यवाद कर रही है। बच्चे खुशी खुशी कह रहे हैं कि अब से जल भराव के कारण पढ़ाई और खेल में कोई बाधा नहीं होगी। विस्तार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। अब से हम खाना भी बना पाएंगे, हमारे बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। खाने पीने से लेकर साग सब्जी आने जाने, ये सारी जो समस्याएं दूर होगी और अच्छा होगा। जब बाहर आते हैं तो मैं 3-4 दिन तक स्कूल नहीं जा पाता। मैं पढ़ाई का नुकसान होता है, मैं ट्यूशन नहीं जा पाता, मैं खेल नहीं पाता, पूरा नुकसान। देखा आपने लोगों के चेहरों की खुशी। इन सभी लोगों को हर साल जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन निजात नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि जल भराव की समस्या को लेकर प्रशासन की तैयारी कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कभी कभी स्टूडियो से बाहर निकलना पड़ता है, आपके बीच आना पड़ता है, भक्ति में लीन होना पड़ता है। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अपने गांव, कस्बे और अपने गांव में बने मंदिरों से प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए चला आया था। लेकिन वादा है आपसे, स्टूडियो में रहूं या बाहर रहूं, मुलाकात जरूर होगी 8 से 9, सीधे मुद्दे की बात में, क्योंकि आपने इस शो को अपना लिया है
और आपके मुद्दे जब उठाता हूं असर होता है तो मुझे भी नींद अच्छी आती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।